हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग अपने जो हमारी टीजीटी पीजीटी के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। और आप देखेंगे कि जब ये मैं क्वेश्चन का संकलन कर रही थी टीजीटी पीजीटी के आपके, तो मैंने देखा कि जो कोशिका आपकी यूनिट है उस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इसमें 2013 का ही ना ला करके कुछ और भी ले आई हूँ। ठीक है, तो 2013 के भी कुछ प्रश्न हैं जो आपके टीजीटी के हैं और साथ में इसमें पीजीटी के भी प्रश्न हैं, लेकिन सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के प्रश्न हैं। और आपकी जो यूनिट है कोशिका, उसके अंतर्गत जितने मुझे जो प्रश्न महत्वपूर्ण लगे मैं इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आपको ले करके आऊँगी। स्पेशली जो हमारा 2019 और जो 2013 पीजीटी का बन रहा है वो कंटिन्यू होता रहेगा, लेकिन ये मुझे कोशिका आपके उसमें पहले सबसे पहले ही दिया हुआ है तो मुझे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, तो आज हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके शो हो रहा है, मानव कोशिका में होते हैं क्रोमोसोम्स में 21 युग्म, क्रोमोसोम्स के 22 युग्म और क्रोमोसोम्स के 23 युग्म, क्रोमोसोम के 24 युग्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होता है वो हमारा आंसर है आंसर नंबर सी। कौन से? क्रोमोसोम के आपके 23 युग्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ क्रोमोसोम्स जो हैं ये क्या हिंदी में इनको क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम में 22 तो ये हैं आपके, ठीक है, ये जोड़े होते हैं। ठीक, युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है, पेयर बना हुआ होता है। जैसे ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं तो ये यहाँ पे बीच में इससे जुड़े हुए होते हैं, तो इस तरह से ये पेयर होता है। ठीक है, तो ये इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 46 होती है, और अगर जोड़ों में जाएंगे तो 23 आएगी। और जो हमारा सेक्स हार्मोन होता है वो जो हमारे ये क्रोमोसोम जिनको कि हम क्या कहते हैं कि लिंग का निर्धारण करते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, तो उसका लिंग का निर्धारण 22 प्लस ये जो है एक्स, ये आपके क्या हो जाते हैं? ये जो 23वां जो गुणसूत्र है वही क्या है? वही 23वां गुणसूत्र हमारा क्या होता है? एक्स अगर मेल में है, फीमेल में है, तो यही जो 23वां वाला है यही इसी को हम सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो 23 रहते हैं ना, ये 23 माता के और 23 पिता के, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बच्चा बनता है उसमें 46 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जानते हैं जो आनुवंशिकता है ये इन क्रोमोसोम्स के कारण ही होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या गुणों का हस्तांतरण होता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स के कारण ही ऐसा होता है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, एटीपी संबंधित है, किससे संबंधित है एटीपी? आप देख रहे होंगे टीजीटी 2013, टीजीटी 2013 का ये भी प्रश्न है, इससे पहले वाला भी प्रश्न 2013 का था। माइटोकॉन्ड्रिया से, गोल्गी काय से, केंद्रक से, गुणसूत्र से। तो एटीपी, ठीक है, एटीपी किससे संबंधित है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। ठीक है, तो एटीपी का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या नाम है इसका? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आप नोट कर लीजिए, एडिनोसिन आपका ट्राईफॉस्फेट, आप नोट कर लीजिए इसमें एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और इसका निर्माण किससे होता है? एडिनोसिन डाईफॉस्फेट और कार्बनिक फॉस्फेट से मिल करके किसका निर्माण होता है? ट्राईफॉस्फेट का। ठीक है, तो अगर कभी पूछ ले कि एटीपी का निर्माण किससे होता है तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, एडीपी प्लस किससे? अकार्बनिक फॉस्फेट से। ठीक है, अकार्बनिक फॉस्फेट से ठीक है, इसका निर्माण होता है। तो अब आप इस चीज़ को श्योर हो जाइए कि
किस तरह से इसका निर्माण होगा कि एटीपी, और एटीपी जो है ये मतलब एटीपी का संबंधित माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित हो गई एटीपी। तो एटीपी जो है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है और माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो एनर्जी उत्पन्न होती है, ठीक है, जो एनर्जी उत्पन्न होती है वही क्या है आपकी एटीपी है। ठीक, वही क्या है आपकी एटीपी है। और एटीपी का फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताया कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का आपके फुल फॉर्म है और इसका निर्माण एडीपी और अकार्बनिक फास्फोरस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन भाई कहाँ संग्रहित होगा? वसीय ऊतकों में, यकृत में, मांसपेशियों में और वृक्क में, ठीक है। तो ग्लाइकोजन जो है वो आपका कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में। अच्छा, ग्लाइकोजन आया कहाँ से? ये जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, और कौन कन्वर्ट करता है इसको? यकृत में होता है और कन्वर्ट भी यकृत ही करता है, ठीक है। ग्लूकोज किस में चेंज होता है? ग्लाइकोजन में, ठीक। ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है और ये यकृत के द्वारा किया जाता है। और जो ये चेंज होने की प्रक्रिया है, आप इस प्रक्रिया को भी या प्रोसेस को आप मतलब कि जान लीजिए कि ग्लाइकोलिसिस, ये जो प्रोसेस होती है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की, इसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ओके, तो उस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो जब हम लोग कोई भी जैसे खाया हमने, तो वो ग्लूकोज शर्करा हमने खाई, वो हमारे बॉडी में गई। फिर बॉडी में जाने के बाद वो ग्लूकोज किस में, जब यकृत में जाता है, जब यकृत के पास वो गया तो फिर यकृत से होते हुए फिर क्या होता है, हमारा ब्लड शुगर क्या हो जाता है? राइज हो जाता है, मतलब बढ़ने लगता है। तो उसको जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको क्या करता है? लीवर ग्लाइकोजन में चेंज कर लेता है और ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने बॉडी मतलब अपने पास स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब इसको अपने पास स्टोर कर लेगा, क्यों स्टोर कर लेता है? क्योंकि आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, जब हम व्रत वगैरह रखते हैं और फास्टिंग पोजीशन में रहते हैं तो फिर क्या होता है? यही ग्लाइकोजन हमें एनर्जी देने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राणी के शरीर में विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप है क्या भाई? जो शरीर को बांधे रखता है, पेशी कोशिकाओं का, आच्छादक कोशिकाओं का, संयोजी कोशिकाओं का, तंत्रिका कोशिकाओं का। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है आपका आंसर नंबर सी, संयोजी कोशिकाओं का। संयोजी नाम से ही स्पष्ट होता है कि आपको एक दूसरे मतलब कि जो शरीर के विभिन्न अंग है ना, अलग अलग अंग है बॉडी में, उनको बांधे रखने का कार्य ये करता है। तो शरीर के किन्हीं दो भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? संयोजी कोशिकाएं कहते हैं। और इन कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? अनियमित। अनियमित इसलिए होता है जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वो उसी प्रकार का अलग अलग आकार ले लेती हैं, ठीक है। इन कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, जैसे एक कोशिका है और फिर दूसरी कोशिका है तो उसके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसमें अंतःकोशीय पदार्थ भी सामान्य से अधिक विद्यमान होते हैं। तो खाली स्पेस ज़्यादा रहेगा तो उसमें जो कोशिका के अंदर जितने भी आपके जीव द्रव्य हैं और माइटोकॉन्ड्रिया मतलब जो भी चीज़ें कोशिका के अंदर हैं वो सब क्या होती हैं? ज़्यादा मात्रा में रहती हैं, इसीलिए ये शरीर के अंगों को बांधने का कार्य करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, कहाँ पर होता है? मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के आंतरिक भाग में, दांत में और किसी में नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में, है, ठीक है। ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो
आपका जो अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन है ये आपके प्रजनन मतलब कि ये जो प्रजनन तंत्र है हमारा ही नहीं, सभी जीव का प्रजनन तंत्र में इस तरह की का विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मातृ कोशिकाओं से 4 संतति अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, मातृ कोशिका से मतलब माँ की तरफ से 4 संतति अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। और इन अगुणित जो कोशिकाएं बनती हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के, अगणित मतलब बहुत ज़्यादा होने के कारण, इसी कारण से क्या होता है कि साथ साथ में आनुवंशिकता में क्या होती है, भिन्नता होती है। और इसी विभाजन के कारण जो ऐसा नहीं है कि किसी के अगर दो बच्चे हैं तो दोनों के गुणों में समानता, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों के गुण समान ही हों, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण होती है, जो मातृ कोशिका से 4 संतति अगुणित कोशिकाएं बनती हैं उन्हीं के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है जिसके न रहने पर कोशिका को मृत माना जाता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोसोल, केंद्रक, जीवद्रव्य। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर हम देखेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है कि आपका केंद्रक। ठीक है, केंद्रक केंद्रक हो जाता है। और कोशिका के जीवन का आधार ही केंद्रक है केंद्रक को कहा जाता है। और इसकी खोज कब हुई थी केंद्रक की, 1831 में। ठीक है, केंद्रक की खोज हुई 1831 में, केंद्रक की खोज हुई। और किसके द्वारा ये किया गया, ये किया गया रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में केंद्रक की खोज की गई। अच्छा, कोशिका की खोज कब की गई, अगर ये प्रश्न आता है कि कोशिका की खोज कब की गई तो आप क्या बताएंगे और किसने खोजा इनको। तो कोशिका की खोज की गई भाई आपकी कोशिका, सबसे पहले खोजा किसने इसको, जिस तरह से केंद्रक को रॉबर्ट ब्राउन ने, उसी तरह से रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने, ओके, रॉबर्ट हुक ने इसको खोजा। ठीक है, और इसका भी ईयर आप नोट कर लें कि ये 1665 में, 1665। ठीक, ये हो गया आपका कोशिका का पूरा। ठीक, तो कोशिका की बात हम करते हैं तो कोशिका को किसने खोजा है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, केंद्रक को 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, और जो वो श्वान है उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, शरीर में श्वेतसार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में अधिक जमा हो जाता है। तो आपका ग्लूकोज मतलब कहाँ पर त्वचा के नीचे किस रूप में जमा होता है, तो संयोजी ऊतक, श्लैष्मिक ऊतक, एडिपोज और इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर होता है आपका एडिपोज ऊतक या एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो जो ये आपका एडिपोज टिश्यू है वो कहाँ पाया जाता है, ये त्वचा के नीचे है। आपका एडिपोज टिश्यू जो है वो त्वचा के नीचे पाया जाता है। और ये आपको ये जैसे हम स्टार्च खाते हैं, श्वेतसार की बात कर रहा है स्टार्च की, है, तो स्टार्च की जब अधिकता होती है तो हो जाने पर ये त्वचा के नीचे एडिपोज टिश्यू के साथ में क्या होता है, एकत्र हो जाता है। और हमारा जो शरीर है उसमें क्या, जो हम स्टार्च खा रहे हैं ना, वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाती है, फैट में। ठीक है, किस में, चर्बी में या फैट में कन्वर्ट हो जाती है, चर्बी में, ओके, चर्बी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, फिर उसके बाद एडिपोज टिश्यू की बात अगर हम करते हैं तो अच्छा, एडिपोज टिश्यू के कार्य क्या क्या हैं, आपके एडिपोज टिश्यू के कार्य हैं, सबसे पहला कार्य क्या है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि ये क्या करता है कि फैट के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि चर्बी के रूप में इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ भी मैं थोड़ा स्पेस ले लेती हूँ तो इससे आपको बताती हूँ। तो जो हमारा ये एडिपोज टिश्यू है
ये क्या करता है, सबसे पहला काम इसका जो फंक्शन है वो क्या करता है, फैट के रूप में क्या एनर्जी को स्टोर करता है, फैट के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक, एनर्जी को, इसको नोट कर लें आप, एडिपोज टिश्यू का क्या कार्य है। दूसरा है आपका इंटरनल ऑर्गन्स की रक्षा करता है। क्या करता है, जो शरीर में हमारे आंतरिक अंग हैं उनकी क्या करता है, रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन को उसके ऊपर चर्बी के रूप में जमा हो जाता है, जिससे कि शरीर को क्या होता है, हानि, इंटरनल ऑर्गन्स को बाह्य आघात से हानि नहीं पहुंचती। और सब ये तो हम जानते ही हैं कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, या हम कहें कि बॉडी को गर्म रखने का कार्य, आइसोलेट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये बॉडी टेम्परेचर को राइज करने का कार्य करता है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये 3 मेन फंक्शन है एडिपोज टिश्यू के, कि फैट के रूप में ऊर्जा का संग्रहण करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखता है या फिर उसको थोड़ा गर्म रखने का कार्य करता है। और ये अगर एडिपोज टिश्यू के अगर कभी आपको टाइप पूछ लेता है कि एडिपोज टिश्यू के टाइप क्या हैं, तो एडिपोज टिश्यू के आप टाइप के रूप में ये देख सकते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं। एडिपोज टिश्यू आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट है वाइट एडिपोज टिश्यू, वाइट एडिपोज टिश्यू। सेकंड है आपका ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ओके, और फिर उसके बाद फिर बीज एडिपोज हैं। ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आपको कभी पूछ ले कि बीज एडिपोज क्या है तो फिर आप कंफ्यूज ना हो। तो ये 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, बीज एडिपोज, वैट। ठीक है, तो वैट हो गया, बैट हो गया और बीज एडिपोज हो गया। तो वैट में आपका वाइट एडिपोज टिश्यू है एक प्रकार का, बैट ब्राउन एडिपोज टिश्यू है और बीज एडिपोज। तो इनका कार्य क्या है, बॉडी को आइसोलेट करना। और ये जो अभी कार्य मैंने वही सारे कार्य हैं, बस इसमें है कि जो वो आपका बीज एडिपोज टिश्यू है वो क्या करता है, आपके जो वाइट एडिपोज टिश्यू है उसका ये प्रिकर्सर है। हाँ, उसको ये पहले बनता है फिर वो। ठीक, ये प्रिकर्सर के रूप में कार्य करता है किसका, वाइट एडिपोज टिश्यू के। आई होप कि एडिपोज टिश्यू आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अंतःश्वसन की क्रिया कहाँ होती है, अंगों में, अस्थियों में, ऊतकों में, इनमें से सभी। तो अंतःश्वसन की क्रिया ये हमारे कहाँ पर होती है, ये हमारे ऊतकों में होती है। आंसर नंबर सी आपका करेक्ट होता है। अंतःश्वसन की जो क्रिया है वो कहाँ होती है, ये आपके ऊतकों में संपन्न होती है। ऊतकों में भोजन का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया को कहा जाता है। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों दशाओं में संपन्न होती है। अंतःश्वसन की बात कर रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद है कि यह एक जटिल जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है जिसको प्रमुख रूप से 2 चरणों में बांटा जाता है। कौन कौन सी है वो, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स या सिट्रिक चक्र, जिसको हम कहते हैं सिट्रिक साइकिल। ठीक है, तो ये 2 चरण होते हैं, एक होता है ग्लाइकोलिसिस जो अभी मैंने आपको बताया था, और साथ में दूसरा है आपका क्रेब्स या सिट्रिक चक्र। ठीक, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, असंख्य छोटी छोटी इकाइयों जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती हैं का नाम सर्वप्रथम कोशा रखा गया, जिसका श्रेय किसको जाता है। ठीक, तो ये अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इसका श्रेय, जिसका नाम कोशा रखा गया, तो वो श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट ब्राउन को, विल्सन को, रॉबर्ट हुक को और हक्सले को। ठीक, तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर सी, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अच्छे से एकदम याद कर लीजिए। ठीक, तो ये जो हैं आपके छोटी छोटी इकाइयाँ जिनमें शरीर की रचना की जाती है और उनका नाम कोशा रखा गया, तो ये
ऑब्वियसली रॉबर्ट हुक के ही द्वारा है। और अभी मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की, कोशिका की खोज की। और 1665 में, किसमें, 1665 में इसकी खोज की थी। और जो मैं आपसे बता रही थी कि जो शॉल्डेन तथा श्वान हैं, इन्होंने क्या किया था, ये थ्योरी दी थी। कोशिका का सिद्धांत जब भी पूछेगा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि रॉबर्ट हुक या ब्राउन को रॉबर्ट हुक ने खोज की तो इसलिए पूछा है, नहीं। यहाँ पे ये कोशिका का जो सिद्धांत है, शायद इस तरह का प्रश्न आए या फिर नहीं भी आया है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि कोशिका का जो सिद्धांत है वो स्लाइडेन तथा श्वान ने दिया है, ठीक है। और इन्होंने ये बताया कि कोशिका एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है तथा इसमें प्रायः स्वजनन की क्षमता होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित है और वही सूक्ष्मतम इकाई क्या है, हमारी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई, ऊतक, कोशिका, तंत्रिका, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर आप जानते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए, कोशिका। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा संस्थान के रूप में जाना जाता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये शरीर को हमारे क्या देता है, ऊर्जा देने का कार्य करता है। और ये आपका जो ऊर्जा शरीर को दे रहा है, तो ये कहाँ से, ये माइटोकॉन्ड्रिया से ही जो ऊर्जा निकलती है, उसी से किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। अगर कभी संबंधित वाला प्रश्न भी पूछता है तब भी आंसर यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य हैं। जो झिल्ली दी हुई है, ठीक है, तो कोशिका की सुरक्षा करना, कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगम पर नियंत्रण रखना, कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों का स्राव करना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होता है, आंसर नंबर बी। कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण रखना, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो जो ये आपकी कोशिका कला या कोशिका झिल्ली है, वो क्या, उसका प्रमुख कार्य यही है ही, कोशिका के अंदर एवं बाहर के पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण रखना, मतलब आने जाने पर। कोशिका झिल्ली विभिन्न पदार्थों को कोशिका के भीतर अंदर बाहर, बाहर से अंदर आवागमन पर नियंत्रण रखती है, जिसके कारण इसे चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली प्रत्येक जीवित कोशिका के बीच जीवद्रव्य को घेर कर रखती है। ठीक, यह 3 परतों से निर्मित होती है। इसमें बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण फास्फोलिपिड के द्वारा होता है। तो 3 परतों से मिलकर के बनी हुई होती है। तो इसमें क्या है, बाहर वाली और अंदर वाली प्रोटीन से और बीच वाली फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड अर्थात वसा। ठीक है, कभी आ जाए प्रश्न में तो आप जाने कि वसा जो है कोशिका निर्माण में भी सहायक होती है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक के अभाव में कोशिका में निम्न में से कौन अनुपस्थित होगा? क्या अनुपस्थित हो जाएगा केंद्रक के अभाव में? माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र, लाइसोसोम, डीएनए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्योंकि जो केंद्रक है उसका निर्माण किसके द्वारा है, गुणसूत्र के द्वारा ही उसका निर्माण होता है। तो केंद्रक के अभाव में कोशिका में गुणसूत्र अनुपस्थित होगा, क्योंकि केंद्रक का निर्माण गुणसूत्र के द्वारा ही होता है। किसका? केंद्रक का निर्माण गुणसूत्र के द्वारा ही होता है। सामान्यतः या प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही केंद्रक अनुपस्थित होता है। मतलब केंद्रक की अनुपस्थिति की बात हम करें तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, ना कि यूकैरियोटिक। ठीक है, तो हम सब में क्या होंगे, आप में केंद्रक रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी गुणसूत्र हैं या क्रोमोसोम्स हैं, अगर कभी इस तरह से आ जाए प्लांट
सेल में प्रेजेंट है या एनिमल सेल में प्रेजेंट है, तो आप बोथ, ठीक है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल सेल हो आपकी, उन दोनों में ही केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। और आनुवांशिक गुणों के वाहक जो आपके इसमें जीन्स हैं वो धागे के समान, फाइबर के पतले पतले बहुत पतले पतले धागों के समान संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः श्वसन होता है श्वास नलिका में रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच, फेफड़ों में, इनमें से किसी में नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, अभी मैं अंतः श्वसन की बात कर चुकी थी, एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, तो सिर्फ पूछने का प्रकार अलग है कि रक्त कोशिका व ऊतकों के बीच में। तो सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही हमारी एटीपी है। तो कोशिकीय श्वसन या अंतः, उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन या अंतः श्वसन कहते हैं। और ये जो है ये रक्त कोशिका एवं ऊतकों दोनों के मध्य होती है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस से रहित जंतु कोशाणुओं में निम्न में से किसका अभाव रहता है, क्रोमोसोम्स का, राइबोसोम्स का, लाइसोसोम्स का, और आपका है अंतःप्रद्रव्य जालिका का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है आपका न्यूक्लियस से रहित। न्यूक्लियस सेंट्रल की बात कर रहा है, केंद्रक की बात कर रहा है, जो भी मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस से रहित जंतु कोशाणुओं में निम्न में से किसका अभाव होगा, तो क्रोमोसोम्स का ही अभाव होता है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस विहीन जंतु कोशिका में गुणसूत्रों का अभाव होता है, क्योंकि केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, जो केंद्रक है, जो केंद्रक बना हुआ है वो किससे, क्रोमोसोम से बना है, और उसका सबसे ही महत्वपूर्ण जो घटक है वो क्या है, क्रोमेटिन। क्या है आपका, क्रोमेटिन। और इसी क्रोमेटिन से ही पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का हस्तांतरण होता है। गुणसूत्रों के निर्माण के लिए जो ये जो क्रोमेटिन है, ये क्या, ये गुणसूत्रों के, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स के निर्माण के लिए बहुत ही मतलब एसेंशियल है। इन्हीं से क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है और क्रोमोसोम से न्यूक्लियस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की, ये दोबारा आ गया, चलिए कोई बात नहीं, सीधे एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, विल्सन हाइमैन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है, रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। क्योंकि ये क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया तो इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से, अलग अलग ईयर में पूछा गया ना, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बहुत ही प्रचलित प्रश्न और परीक्षाओं में, बहुत सारी परीक्षाओं में, विज्ञान की परीक्षा में भी ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। 2013 का ही आपका प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या है, सोसाइटल बैग, और लाइसोसोम को आप याद रखेंगे कि ये क्या है, क्यों ये सोसाइटल बैग के नाम से जाना जाएगा। तो ये आपका कोशिका का सोसाइटल बैग है और लाइसोसोम गोल या अनियमित आकार की रचना होती है, जिनका कार्य कोशिका के अंदर पहुँचे खाद्य पदार्थों तथा बाह्य पदार्थों का पाचन करना है। मतलब कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ हैं उनको खा करके क्या करता है, ये पचाने का काम करता है, ठीक। और ये खा करके पचा देता है, और फिर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ये खा लेता है तो क्या हो जाता है, फिर ये फट जाता है और जब ये फट जाता है तो ये कोशिका किल हो जाती है, ठीक। तो ये जब कोशिका मर जाएगी तो ये इसी की वजह से अपने आप ही मर गई ना, तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। अब लाइसोसोम जो है ये आपको याद रखना है कि सुसाइडल बैग है, ठीक है, कोशिका का किलर है, सुसाइडल बैग है। तो आपका इसी के साथ में आज का क्वेश्चन आंसर सीरीज़ ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि मुझे मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, जिससे कि क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छे से आपको पढ़ाना चाहती हूँ।
तो ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।